तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? बर्नौली प्रमेय। देखो इसमें जो ये शब्द है ना बर्नौली, ये नाम है जिन्होंने इस प्रमेय को दिया है। और वो क्या किए, अलग अलग जो ट्यूब में, अलग अलग नली में, किसी पतले नली में, मोटे वाले नली में, अलग अलग उन्होंने प्रैक्टिकल किया। और प्रैक्टिकल करके ये देखा कि कल एक टॉपिक करे थे हम लोग, अविरतता का सिद्धांत, याद है? तो उसी अविरतता के सिद्धांत के जरिए इन्होंने क्या देखा कि अगर कोई भी असमान अनुप्रस्थ काट वाला अगर हमारे पास कोई ट्यूब हो, ठीक है, असमान अनुप्रस्थ काट मतलब कहीं पे ज़्यादा मोटा होगा, कहीं पे पतला होगा। तो असमान अनुप्रस्थ काट वाले ट्यूब में जब कोई आदर्श द्रव को आप प्रवाहित करोगे तो अविरतता के सिद्धांत में हमने देखा कि इस जगह से जितना द्रव पास होगा उतना ही द्रव इस जगह से भी निकलेगा, यहाँ जितना द्रव इंटर करेगा उतना यहाँ से एग्जिट भी होगा, ठीक है। तो ये मान लो इसमें दो अनुप्रस्थ काट है, एक ए है दूसरा बी है। तो इसी के जरिए उन्होंने प्रैक्टिकल किया और देखा कि अगर उस ट्यूब के कोई भी अलग अलग हिस्से का किसी भी बिंदु का जब कुल ऊर्जा निकाले ना, द्रव जब बह रहा है मतलब कुछ ना कुछ ऊर्जा तो होगा, तो इस पूरे ट्यूब में से जो द्रव बह रहा है इसके किसी भी हिस्से में बहने वाली द्रव का कुल ऊर्जा निकालोगे। अब कुल ऊर्जा में क्या क्या, दाब ऊर्जा रहेगा, ठीक है, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा रहेगा, और तीसरा है गतिज ऊर्जा रहेगा, ठीक है। दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत होता है, हमेशा नियत होता है। कहने का मतलब वो तीनों ऊर्जा को अगर यहाँ पे हम योग करेंगे तो उतना ही मान आएगा जितना यहाँ पे आएगा, समझ में आया? या कहीं पे भी, इधर बीच में भी कहीं पे निकालोगे ये तीनों ऊर्जाओं के योग का मान हमेशा सेम रहेगा, समझ में आया ये? तो बर्नौली क्या बोले, बर्नौली ने क्या सिद्ध किया कि किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले नली में अगर कोई आदर्श द्रव जो है धारा रेखी प्रवाह में गति कर रहा हो, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बर्नौली थ्योरम का कंडीशन क्या क्या है। तो पहला तो आपका होना चाहिए जो द्रव हो कैसा हो, आदर्श द्रव हो, और दूसरा जो प्रवाह हो कैसा हो, धारा रेखी प्रवाह होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, याद रखना। धारा रेखीय सीखे थे पहले भी, तो याद, जो द्रव है वो हमारा कैसा होना चाहिए, आदर्श द्रव, और प्रवाह है कैसा होना चाहिए, धारा रेखी। तब वो ट्यूब ज़्यादा मोटाई का हो कम मोटाई का हो फर्क पड़ेगा ही नहीं, जितना यहाँ पे कुल ऊर्जाओं का योग जितना भी मान आएगा उतना ही इधर भी आएगा, ठीक है। यही है हमारा बर्नौली का प्रमेय। तो चल इस प्रमेय के बारे में पहले लिखते हैं फिर फिगर बनाना। तो लिखो, इस प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव, कल भी बताया था आदर्श द्रव का क्या क्या खासियत है भाई, किसको आदर्श द्रव बोलोगे ना, जिसको संपीड़ित नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, असंपीड्य, और दूसरा क्या है, अश्यान होना चाहिए, बिल्कुल भी श्यानता ना हो और बिल्कुल भी उसको संपीड़ित मतलब क्या, दबा ना सके, ठीक है। तो उसी तरह के द्रव को क्या बोलेंगे हम, आदर्श द्रव। तो लिखो, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा सदैव नियत होती है, ठीक है। एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा सदैव नियत होती है, ठीक। तो देखो इसको अगर आप लोग को कम नंबर में दे दिया, कई बार ऐसा करते हैं कि 5 नंबर में आता है, कई बार और क्वेश्चन जैसे देना रहता है तो इसको 3 मार्क में भी दे देते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क के लिए यही स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देंगे जो अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो नोट करो, यदि धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान m, स्मॉल m लेना, द्रव का द्रव्यमान m, आयतन v, कैपिटल V, दाब P, कैपिटल P, प्रवाह वेग स्मॉल v तथा द्रव का घनत्व ρ हो तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित नली के लिए में 2 ठोके मान के लिए निकालेंगे। एक तो एकांक आयतन के रूप में अगर हम निकालेंगे तो ये सूत्र आएगा P प्लस रो GH और प्लस हाफ ऑफ रो V का स्क्वायर बराबर क्या होगा, नियतांक, ठीक है। इसी को अगर हमको एकांक द्रव्यमान के रूप में बोलेगा तो 2 सूत्र आता है इसका, दोनों प्रूव करेंगे। हाँ, इसमें पूरा रो से डिवाइड कर दो तो P बाई रो प्लस GH प्लस
हाफ ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा नियतांक। ठीक है, नोट करो इसको। तो दो तरीके से बर्नौली प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, या तो एकांक आयतन के लिए या तो एकांक द्रव्यमान के लिए। हाँ, तो दोनों का सूत्र हम अभी डिराइव करेंगे, जहाँ पे P क्या है, दाब ऊर्जा है, रो जी एच स्थितिज ऊर्जा है, और ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, चित्र बनाओ। देखो, इस हिस्से के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लो A1 है, इस हिस्से के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। यहाँ पे द्रव का वेग हमारा V1 है, यहाँ पे द्रव का वेग V2 है। ये H1 ऊंचाई पर है और ये H2 ऊंचाई पर है। इस हिस्से का जो दाब है आपका P1 होगा, इस हिस्से का जो दाब है वो P2 होगा, और हमारे ओवरऑल द्रव का घनत्व जो है रो है। ठीक, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दो, फिगर बनाओ। ध्यान रखना 3 नंबर का आएगा ना, तो अभी जितना लिखे हो उतना ही लिखना, आगे पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ये 5 मार्क का आया तो अब जो करने वाले हैं वो करेंगे। ठीक है, आगे देखो, जब ये 5 मार्क में आएगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वो स्टेटमेंट लिखने के बाद ये चित्र बनाना। और अभी ये जो 2 चीज़ें बीच में लिखे हो ना, बीच का जो लाइन लिखे हो, वो लाइन को तब नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना उस केस में। चलो सिद्ध करेंगे। तो उस केस में अभी जो बीच वाला जो लाइन लिखे थे वो लाइन हटा के पहले प्रमेय, फिर ये चित्र बनाओगे, उसके बाद अभी जो लिख रहे हैं उसको थोड़ा छोटा हो जाएगा उस केस में। तो उपपत्ति कर रहे हैं, ठीक है, सिद्ध कर रहे हैं जिन्होंने जो स्टेटमेंट दिया। तो नोट करो, इस फिगर के बारे में ध्यान देना, दिखने में बड़ा है कुछ नहीं, करना क्या है, एक बार इस हिस्से की ये सारी चीज़ों को बताओगे, एक बार इस हिस्से की। तो देखो, लिखना नहीं अभी, माना कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले नली में प्रवाहित हो रहा है, जिसके 2 परिच्छेद है, एक A है दूसरा B। परिच्छेद A का जो क्षेत्रफल है A1 है, यहाँ से द्रव का वेग V1 है, दाब क्या है P1 है, वही कितनी ऊंचाई पर है ये, तो H1। सेम ऐसे ही फिर लिख देंगे, तथा परिच्छेद B का क्षेत्रफल A2, यहाँ पे द्रव का वेग V2, दाब P2, तथा पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर है H2। इसी चीज को बस लिखना है, तो दिखने में बस बड़ा है कुछ नहीं इसमें। तो लिखो इस उपपत्ति में, माना कोई आदर्श द्रव समान अनुप्रस्थ काट वाले नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रही है, धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रही। अगले लाइन से लिखना, इसके 2 परिच्छेद A तथा B लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्रमशः A1 A2, दाब P1 P2, द्रव का प्रवाह वेग V1 V2, तथा पृथ्वी तल से ऊंचाई H1 H2 है। अगले लाइन से लिखना, यदि द्रव का घनत्व रो हो तो, अनुप्रस्थ परिच्छेद A पर द्रव पर लगने वाला बल तो ये हमारा हो जाएगा F1 ले लेते हैं। ठीक है, तो बल का देखो ध्यान देना, हमारा जो दाब का सूत्र क्या था, बल बटा क्षेत्रफल था ना, तो यहाँ से बल का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो इसीलिए F1 बराबर हमारा हो जाएगा दाब गुना क्षेत्रफल। तो F1 इज इक्वल टू दाब यहाँ का कितना है P1 और क्षेत्रफल कितना है A1। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद अब यही द्रव को जब आप अंदर ले जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ रहा है। तो कार्य बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना दूरी होता है ना, विस्थापन या दूरी है ना। ठीक है, तो बल और विस्थापन, तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकालेंगे। बल तो मिल गया, अब यहाँ से विस्थापन कितना होगा, तो देखो ध्यान देना, इसी को थोड़ा सा समझना अच्छे से।
हमारा जो वेग या चाल का सूत्र क्या होता है? वेग होता है दूरी बटा जैसे चाल का हम लोग निकाले तो दूरी बटा समय। समय है, ठीक है। और एकांक समय के लिए मान लो अगर मैं समय का ये जो मान है इसको क्या रख दूं? 1 रख दूं, तो 1 रख देंगे तो आपका ये चाल ही किसके बराबर हो जाएगा? दूरी। दूरी के। समझ में आया? चाल ही किसके बराबर हो जाएगा? दूरी। तो यहाँ पे अभी आगे काम करेंगे, बल का मान तो F1 रखेंगे और ये दूरी की जगह चाल का मान रखेंगे कितना? V1। कंफ्यूज नहीं होना कि चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटा समय, और एकांक समय के लिए हमारा दूरी का समय का मान क्या हो जाएगा? 1। तो आपका चाल ही दूरी बन जाएगा। क्लियर है? तो V1 का मान रखना वहाँ पे। एक लाइन लिखो यहाँ से, यहाँ तक हो गया। अतः परिच्छेद ए पर द्रव पर किया गया कार्य, तो W1 बराबर आपका हो जाएगा F1 इंटू V1। डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, ध्यान देना, बल और वेग डायरेक्ट मान ला रहे हैं, ठीक। F1 V1, तो W1 इज इक्वल टू F1 का मान क्या है? P1 A1 इंटू V1। इसको दे देना समीकरण नंबर पहला, ठीक है। इसी प्रकार द्रव द्वारा किया गया कार्य, ध्यान देना यहाँ पे, इधर हम लोग, यहाँ देखो एक बार, इस जगह पे आप लिखोगे द्रव पे काम हो रहा है अंदर भेजने के लिए। एक बार पाइप के अंदर चला गया फिर तो उसको आगे ही जाना है ना, तो बाहर निकलेगा तो हमको काम करना पड़ेगा क्या? वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे द्रव द्वारा किया गया कार्य, यहाँ लिखे हो द्रव पर किया गया कार्य। दोनों में अंतर समझ आया? तो ये हमारा हो जाएगा W2 इज इक्वल टू F2 इंटू V2 आता ना, यहाँ का बल क्या आता? F2, और F2 का मान क्या मिलता? P2 A2 V2। देखो ये दिखने में बस बहुत बड़ा है, लेकिन लाइन से करते चले जाएंगे एक ही काम को कई बार करना पड़ता है, इसलिए बड़ा बन जाता है। तो परिच्छेद ए का कार्य निकाल लिया, परिच्छेद बी का कार्य, दोनों कार्य का अंतर निकाल लेंगे बस। अतः द्रव पर किया गया कुल कार्य का मान निकालोगे, मान लो उसको W से दिखाते हैं, तो यहीं पे ध्यान देना, हमको ज़्यादा काम कब करना पड़ेगा? जब उसको अंदर डाल रहे हैं, बाद में तो अपने आप को बाहर आना ही है। तो ज़्यादा काम कहाँ करना पड़ रहा है? शुरुआत में। तो ज़्यादा वाला हमारा पहले रहेगा, अक्सर यही गलती होता है, ध्यान रखना, W1 पहले रहेगा और W2 बाद में। बाकी के कई सारे डेरिवेशन में 2 - 1 करते हैं, बट इसमें क्या करोगे? 1 - 2 मान रख दो। W इज इक्वल टू P1 P2 A2 V2 बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे हमारा काम आएगा अविरतता का सिद्धांत, ठीक। तो अविरतता का सिद्धांत कल करे थे, याद है? अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इंग्लिश में बोलते हैं, कि A1 V1 बराबर होता है A2 V2, और वो बराबर नियतांक होता है, तो इसके बराबर ले लेते हैं AV। नियतांक है तो AV को ही नियतांक मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यही W बराबर आपका हो जाएगा P1 AV माइनस P2 AV। तो यहाँ पे AV को कांस्टेंट कॉमन निकाल लेना, तो P1 माइनस P2 और इंटू AV कर लेना। देखो कितना आसान है, ठीक है। इसको दे देना समीकरण नंबर 3। यहाँ तक समझ आया? इसके आगे ना हमको जो द्रव ये जो बह रहा है प्रति सेकेंड, इसका द्रव्यमान चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कि क्योंकि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले द्रव का द्रव्यमान m इज इक्वल टू क्या होगा? तो आयतन इंटू क्या? घनत्व मिलेगा। आयतन गुणा घनत्व। लिखो मत, अब यहाँ ध्यान से देखो एक चीज, आयतन का हमको मान निकालना है, तो आयतन बराबर होता है क्या? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या फिर दूरी लिख लेते हैं इस केस में। ऊंचाई लंबाई दूरी एक ही चीज है, ठीक है। तो क्षेत्रफल गुणा दूरी, कहने का मतलब क्षेत्रफल तो ये हो गया। अब यहाँ से जो द्रव जा रहा है वो कितना दूरी तय कर रहा है, कितने समय में? एकांक समय में। तो एकांक समय में हमने दूरी को और वेग को बराबर कर लिया था, तो इसलिए आयतन का मान आपका हो जाएगा कितना यहाँ के लिए? A1, और दूरी का मान क्या होगा? V1। और घनत्व कितना है? हाँ, ये आयतन हो गया, और घनत्व तो हमारा रो है वहाँ पे। इसलिए यहाँ ध्यान रखना, डायरेक्ट कर रहे हैं, आयतन आपको क्या मिलेगा? A1 V1 एकांक समय में, और घनत्व हमारा कितना है? रो है। समझ में आ रहा है? ये किसके लिए है? पहले परिच्छेद के लिए।
ऐसे ही निकालेंगे किसके लिए, दूसरे परिच्छेद के लिए, ठीक है ना। अतः यही m बराबर हो जाएगा, इसको अभी ऐसे रखना, यही m बराबर हो जाएगा a1 v1 रो इक्वल टू a2 v2 रो, और इसके इक्वल में क्या होगा av इंटू रो। ध्यान रखना हम लोग पहले एकांक द्रव्यमान के लिए निकाले हैं, और a1 v1 तीनों तो आपस में इक्वल है ना, ये रख दिए, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, यही a1 v1 किसके इक्वल है, av के, ठीक। तो अतः यही m बराबर हो जाएगा av इंटू रो। रीजन लिख देना, a1 v1 बराबर है किसके, av के, ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। तो एकांक द्रव्यमान का यहाँ पे मिल गया आयतन, यही आयतन आपका यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि a1 v1 और a2 v2 क्या है, एक दूसरे के बराबर। अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे, इधर, av का मान निकाल लो इधर से, तो av इज इक्वल टू क्या बनेगा, m बाई रो। तो समीकरण 3 से लिख दो, 3 में मान रखने पर, तो यही कार्य W बराबर हो जाएगा P1 माइनस P2 और m बाई रो। ध्यान रखना इस थ्योरम में सारा सरदर्द यहीं तक है, इसके आगे का बड़ा आसान है, ठीक है। हमें हमको स्थितिज ऊर्जा चाहिए और गतिज ऊर्जा चाहिए, तो इस वाले परिच्छेद का स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इस वाले परिच्छेद का स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। जैसे कार्य को हमने माइनस किया है ना, वैसे ही स्थितिज ऊर्जा को भी आपस में माइनस करेंगे, फिर दोनों ही जगह का हम गतिज ऊर्जा करेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे। अब चूंकि द्रव को परिच्छेद A से B तक प्रवाहित करने में कुल स्थितिज ऊर्जा, U बराबर देखो U1 माइनस U2, डायरेक्ट 3-4 स्टेप माइनस कर रहे हैं, एक साथ काम हो जाएगा। तो इस जगह की स्थितिज ऊर्जा देख लो तो कितना आएगा, फॉर्मूला है आपका mg, ये छोटा है स्थितिज ऊर्जा का, तो m और g तो कांस्टेंट है, तो mgh1 मिलेगा इस जगह का, बस। तो क्या करना, ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा में 2 में 1 को माइनस करना। क्यों कर रहे हैं, देखो इस केस में हाइट इसका ज़्यादा है और इसका हाइट कम है, तो स्थितिज ऊर्जा इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इसलिए 2 में -1, इसीलिए बोला था कार्य जब निकालोगे तो 1 में -2, स्थितिज ऊर्जा में 2 में -1। हाँ, हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1, mg कॉमन ले लो तो h2 माइनस h1, ये करके रखो, इक्वेशन नंबर 5 बन गया। ऐसे ही देखो लिखना, मतलब एक साथ देखो, इसी प्रकार देखो यहाँ गतिज ऊर्जा निकालूं अगर इस जगह का, तो क्या होगा, हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर, वेग v1 है ना, इस जगह का गतिज ऊर्जा निकालूं तो हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर, और ये थोड़ा चौड़ा जगह है, पाइप का चौड़ाई ज़्यादा है, इस जगह पे चौड़ाई, तो वेग किधर ज़्यादा होगा, द्रव का, पतले पाइप में ज़्यादा तेजी से जाएगा, तो ये गतिज ऊर्जा आपका ज़्यादा है इससे, तो गतिज ऊर्जा में भी 2 में माइनस करेंगे 1 को। तो इसी प्रकार द्रव की कुल गतिज ऊर्जा, K इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर में माइनस करो हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ ऑफ m कॉमन हो जाएगा ना, और बचेगा क्या, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ ऑफ m कॉमन आ गया और v2 माइनस, ये हो गया समीकरण नंबर 6, ठीक है। दोनों ऊर्जा निकल गया। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ से इंटर करने में और यहाँ से एग्जिट करने में कुल कार्य हुआ है, और पीछे पढ़े हो कार्य ही तो क्या होता है, ऊर्जा, और ऊर्जा ही कार्य है, समझ में आया। तो यही जो आपका कुल कार्य जो हुआ है ना, ये कार्य ही, सॉरी ये वाला समीकरण 4 जो कुल कार्य आया है, यही कार्य इन दोनों के योग के बराबर होगा, समझ में आया। कहीं भी आप काम करते हो तो ये कार्य कुल ऊर्जा के बराबर होता है, कुल ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो इन्हीं को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब नोट करो जल्दी से, लिखो उसके आगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमारा ये कुल कार्य बराबर हो जाएगा किसके, स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा प्लस कुल गतिज ऊर्जा के। तो कुल कार्य का मान कितना आया था W का, P1 माइनस P2 और इंटू कितना m बाई रो, और कुल स्थितिज ऊर्जा का मान क्या था, mgh2 माइनस h1 प्लस कुल गतिज ऊर्जा का मान हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक। इसके आगे ब्रैकेट ओपन करो, 1 1 वाले को एक साइड भेज देना है, 2 2 वाले को
एक साइड। आ गया आंसर। फिर तो ब्रैकेट ओपन कर। अच्छा यहीं से एक बात ध्यान देना, इसके पास भी एम है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो सारे एम क्या करें आपस में कट गए। तो बचा क्या, और एक काम करेंगे, 2 स्टेप गायब कर रहे हैं, ठीक है। एक तो एम कट जाएगा, दूसरा ये रो को ना इस पूरे के बटा में ही तो है, बटा मतलब तो इधर गुणा कर देना, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इक्वल रो जी H2 माइनस H1 प्लस इसके साथ भी हो जाएगा हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो। तो दिस इम्प्लाइज P1 माइनस P2 रो जी H2 माइनस यही रो जी H1 हो जाएगा, मिटाना पड़ेगा, रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ एम रो V2 स्क्वायर, अच्छा एम चला गया है, हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है। सारे 1 1 एक साइड रहेगा, 2 2। हाँ तो देखो ये P1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी, दोनों नेगेटिव को इधर लाओगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, ये P1 देखो इसको इधर से उठा के इधर ले आया तो क्या बनेगा, रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस इसको इधर ला रहे हो रो जी H2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। तो ध्यान देना आपका ये जो भी ना एक्स्ट्रा काम ये कार्य निकाले थे वहीं तक था। फिर ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पहले से हमको सूत्र याद है, दोनों को माइनस करे हैं, मान रखे हैं, बड़ा आसान है। तो देखो यहाँ पे सारे 1 वाले 2 वाले के इक्वल है ना, इसका मतलब इसका कुल मान क्या होगा, नियत होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः, और ये किसके लिए आ रहा है, एकांक आयतन के लिए मान आ रहा है, ठीक। एकांक आयतन के लिए P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, नियतांक। देखो ध्यान देना, यही सारे 1 1 हटा दिए भाई, 1 1 इक्वल है किसके, 2 2। आगे 3 भी लेते तो उसके भी इक्वल आता, तो इसलिए सब 1 2 को हटा के इक्वल टू क्या कर दिया, नियतांक। और ये आयतन के लिए है, ठीक, आयतन के लिए तो निकाले थे ना इधर, और वही एकांक द्रव्यमान के लिए निकालें तो एकांक द्रव्यमान के लिए ना क्या करना, पूरे लाइन में रो से डिवाइड कर देना, पूरे लाइन में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P बाई रो, ये रो कट जाएगा तो जी एच और हाफ ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू नियतांक। बस हो गया ख़त्म। तो दिखने में काफ़ी बड़ा है भी बड़ा, लेकिन पढ़ने में आसान है, और आज ही जाके रिवाइज करना सबके सब, ठीक है। लास्ट में लिख देना यही बर्नौली का और कल याद करके आना, सब याद होना ही चाहिए कल, ठीक है।